इमरान खान साहब को 25 तारीख को इंजेक्शन लगाया जाएगा, यह हुकूमत ने दावा किया था। हो सकता है 24 को ही खामोशी से निकाल के लगा दिया जाए, अपोजिशन 25 का इंतजार करती रहे, हो सकता है, यह भी हो सकता है। देखिए, यह हुकूमत कुछ भी कर सकती है। अगर इमरान खान साहब मान गए तो फिर तो ये उनको इंजेक्शन कहीं पे भी ले जाके लगा देंगे। लेकिन अगर इमरान खान साहब ने यह कहा कि मैं इंजेक्शन नहीं लगवाता, देखिए ना, ये ऑप्शन है ना। एक तो इमरान खान साहब को फिक्र है अपनी आंख की और वो ये चाहते हैं उनकी आंख ठीक हो, तो उन्हें ये रिस्क नहीं लेना चाहिए कि उनकी फैमिली को बुलाते हैं या नहीं बुलाते, उन्हें कोऑपरेट करना चाहिए इलाज के लिए। लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो कहें कि मैं इंजेक्शन लगवाता ही नहीं जब तक कि मेरी फैमिली नहीं आ जाती, मेरे डॉक्टर्स नहीं आ जाते, मुझे उनसे बात करनी है, तो फिर इनको मिलवाना भी पड़ेगा। तो ये एक अजीबोगरीब सूरत हाल है। बहरहाल कहां लेकर जाते हैं, किस तरह लेकर जाते हैं, किस तरीके से करते हैं, हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन 25 तारीख का दावा किया जा रहा है और तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने मुतालबा किया है कि शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में लाया जाए, वहां पे ये प्रोसीजर किया जाए और डॉक्टर आसिम और डॉक्टर फैसल की मौजूदगी में यह होना चाहिए। जबकि तहरीके इंसाफ और इमरान खान साहब की फैमिली का मुतालबा है कि इमरान खान साहब की बहनों को या फैमिली को भी वहां पे होना चाहिए। अब नाज़रीन, इस मामले में अयाज सादिक साहब की भी एंट्री हो गई है। अयाज सादिक साहब कहते हैं, ये स्पीकर हैं कौमी असम्बली के, कि मुल्क से मैं बाहर था जब डॉक्टर ने इमरान खान को देखना था, मुझे मोहसिन नकवी का फोन आया, मैंने बैरिस्टर गौहर को पैगाम दिया कि मर्जी के डॉक्टर्स और फैमिली मेंबर्स का नाम दे दें। मैंने कॉन्फ्रेंस कॉल में कहा कि गौहर साहब आप चले जाएं, ताखीर से हम मुआयना शुरू कर देंगे, आप आ जाएं। डॉक्टर कहेगा तो 1 महीने के लिए अस्पताल में शिफ्ट कर देंगे, अगर डॉक्टर नहीं मानेंगे तो फैसला कानून के मुताबिक होगा। अयाज सादिक साहब का इस सारे मामले में क्या लेना देना? देखिए, अयाज सादिक साहब एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें इस्तेमाल कर लिया जाता है राब्तों के लिए, मुज़ाकरात के लिए, बातचीत के लिए। ये उन लोगों में से एक है और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इनके साथ कंफर्टेबल रहती है। मोहसिन नकवी जैसे लोग भी इनके साथ कंफर्टेबल रहते हैं। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि इमरान खान साहब का तो इलाज करना है उनकी बीमारी का, और फैमिली का यह हक है और इमरान खान साहब का यह भी हक है कि उनके जाती मुआलिजीन उस इलाज के बारे में ना सिर्फ सब कुछ जाने, बल्कि वो उनके टेस्ट करवा के ये पता कर सके कि इमरान खान साहब के साथ एक्चुअली हुआ क्या। अब इन चीजों को छुपाया जा रहा है। अगर इमरान खान साहब एक दबाव बनाने में कामयाब हो जाते हैं और उनकी फैमिली उन्हें मिलती है, देखिए अब ये इमरान खान पे ही मुनहसर है। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को अगर कोई दबा सकता है तो बाहर से दबाने वाला काम तो तकरीबन आप समझ लें अभी बंद है। वो दबाव अंदर से ही आना है, वो इमरान खान साहब की फैमिली और इमरान खान साहब ही डाल सकते हैं। तो अगर वो मुलाकात करवाई जाती है तो उसमें इमरान खान साहब की जानिब से लाजमन कोई ना कोई स्टेटमेंट या कोई ना कोई हिकमत अमली या कोई ना कोई बयान बाहर आएगा। अब इसमें पहले से ही जो लोग मिल सकते हैं, जैसे कि इमरान खान की बहनें, उन्हें डिस्क्रेडिट किया जा रहा है। मैंने आपको पहले भी यह बात बताई थी कि इमरान खान साहब की बहनों को डिस्क्रेडिट करने पे सारे के सारे लोग लगे हुए हैं, ताकि अगर मुस्तकबिल करीब में इलाज की वजह से या ईद की वजह से इमरान खान साहब की मुलाकात हो जाती है अपनी फैमिली के साथ, तो जो भी पैगाम बाहर आए तो पहले से ही उस पैगाम को मुतनाज़े बनाया जा सके। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि अलीमा खानम को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन इमरान खान की बाकी 2 बहनों का क्या किया जाएगा, और जो बाकी रिश्तेदार और लोग हैं उनका क्या किया जाएगा? देखिए, यह खानदान एक जंग में उतर गया है और यह पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तो एस्टेब्लिशमेंट को ही इमरान खान से बात करनी पड़ेगी और कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, वरना यह मामला तूल पकड़ता जाएगा और नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है। देखें ना, अली अमीन गंडापुर और शेर अफजल मरवत, इन दोनों की हालत रेहाम खान जैसी हो गई है, जैसी हालत रेहाम खान साहिबा की तलाक के बाद हुई थी, जिन्होंने कीड़े निकालने के लिए किताब तक लिख दी थी। लेकिन देखें ना, बाद में तो पछतावा ही होता है। अगर रेहाम खान साहिबा इमरान खान साहब की अहलिया होती हैं और वो तलाक ना होती, जिसकी वजह से रेहाम खान साहिबा के अंदर इतनी नफरत पैदा हुई कि इमरान खान ने उन्हें छोड़ दिया, कि उन्होंने बाद में किताब ही लिख दी, तो वो खातून अव्वल भी बन सकती थी। अब यही चीज शेर अफजल मरवत और अली अमीन गंडापुर के लिए भी है कि अगर इमरान खान साहब ने उनको हटा दिया तो वो तलाक याफ्ता रेहाम खान बनने की बजाय वो बेहतर परफॉर्म कर सकते थे और वो कुछ ऐसी कोशिश कर सकते थे जिससे हालात बेहतर हो। लेकिन इन्होंने नफरत फैलाई और लगातार नफरत फैलाते चले जा रहे हैं, फैलाते चले जा रहे हैं। इमरान खान साहब ने जेल से 7 नकात भिजवाए हैं कौम के नाम, और ये उनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट पैगाम है, जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि इमरान खान साहब जिस दिन गिरफ्तार हुए थे उस दिन कहां खड़े थे और आज इतनी लंबी कैद गुजारने के बाद कहां खड़े हैं। मैंने आपको पिछले वीलॉग में भी बताया था कि जितने भी लीडर गिरफ्तार होते हैं, गिरफ्तार होने के बाद उनके मौक़िफ़ में लचक आती है। उनकी जो पार्टी है
वो भी अपनी मौक़िफ़ के अंदर लचक लेकर आती है और वो कोशिश करते हैं पहले हमारा लीडर बाहर आ जाए, उसके बाद फिर बाकी चीजें हम देख लेंगे। पहली प्रायोरिटी होती है लीडर को बाहर लाना, लेकिन इमरान खान साहब की ये प्रायोरिटी है ही नहीं। वो अपनी पार्टी को भी कहते हैं कि अपने मौक़िफ़ के ऊपर डट जाओ, और खुद वो कहते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं जेल में हूं, चाहे मैं 500 दिन हूं, चाहे 500 साल हूं। अब यहां जब आप इमरान खान साहब का ये स्टेटमेंट सुनते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि वो 7 चीजें इमरान खान साहब ने बयान की हैं जिनके ऊपर वो एक कदम भी पीछे हटने के लिए अभी तक तैयार नहीं हुए। जो उनका स्टेटमेंट है वो मैं आपको एज इट इज बताता हूं। इमरान खान साहब के ट्विटर से उसको शेयर भी किया गया है। साबिक वजीर आजम इमरान खान का अडियाला जेल से पाकिस्तानी कौम के नाम पैगाम। तहरीक इंसाफ ने हमेशा आईन और कानून के मुताबिक जिद्दोजहद की है, मगर मुल्क पर मुसल्लत माफिया हमेशा आईन और कानून की खिलाफ वर्जी करता है। 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का क्याम और अंडर ट्रायल असीरान की रिहाई हमारे जायज मुतालबात हैं। ये वो 2 मुतालबात हैं जो इमरान खान साहब ने कहे थे कि मैं अपनी सिविल नाफरमानी की तहरीक को रोकूंगा, अगर आप ये मुतालबात मानते हैं तो फिर मुज़ाकरात उसके बाद होंगे। मैं सिविल नाफरमानी की तहरीक चंद दिनों के लिए मुअख्खर कर रहा हूं। इस दौरान तहरीक इंसाफ के खदोखाल और टाइमलाइन का फैसला करूंगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से हमारे लिए सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करना जरूरी हो चुका है। अब सिविल नाफरमानी की तहरीक पे बहुत तनकीद हो रही थी। इमरान खान साहब की अपनी पार्टी के अंदर कई लोग जो है वो इसके ऊपर पूरी तरह आवाज नहीं उठा रहे थे। लोग डरे हुए थे और इमरान खान की पार्टी के लोगों को ब्लैकमेल भी किया गया। ये कहा भी गया कि देखें आप हैं तो पाकिस्तानी, तो ये कैसे मुमकिन है कि आप पाकिस्तान के अंदर सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाकर मुल्क को नुकसान पहुंचाए। ये सवाल उठाया गया। अब इस पे इमरान खान साहब ने जवाब दिया कि हमें क्यों ये तहरीक चलानी पड़ रही है। तो ये 7 वजूहात हैं जो इमरान खान साहब ने बताई है। नंबर 1, 2023 में लंदन प्लान के तहत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों के इलेक्शन आईन के बरखिलाफ 90 दिन के अंदर नहीं कराए गए, क्योंकि इलेक्शन से पहले तहरीक इंसाफ को खत्म करना मकसद था। पहली वजह उन्होंने बताई कि हमारे साथ पहली ज्यादती जो बड़ी हुई, अभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी हुकूमत कैसे गिराई गई, वो उसके बाद 2023 में आए। उन्होंने कहा जी हमारे इलेक्शन ही नहीं करवा रहे थे, ये 90 दिन आईन और कानून कहता है, इन्होंने आईन और कानून तोड़ दिया, इलेक्शन नहीं करवा रहे थे कि पीटीआई का पहले सफाया करो। नंबर 2, वो ये कह रहे हैं कि 9 मई से पहले ही मुझ पर 140 से जायद मुकदमात बना दिए गए। रेंजर्स ने मुझे इस्लामाबाद से अगवा किया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी करार दिया। 9 मई एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, जिसके तहत हमारे लोगों को गिरफ्तार करना मकसद था। 10,000 अफराद को गिरफ्तार करके झूठे मुकदमात में जेलों में डाल दिया गया। हमारे कारकुनान और पार्टी रहनुमाओं पर तशद्दुद किया गया, उनके घरों को तोड़ा गया, उनके खानदानों को हिरासा किया गया, उनको अदालतों से जमानत मिलते ही किसी नए झूठे पर्चे में गिरफ्तार कर लिया जाता। मेरे अगवा से लेकर कारकुनों पर तशद्दुद, गिरफ्तारियां, सब कुछ गैर कानूनी और गैर आईनी था। इस जुल्म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इंसानी हकूक की इन बदतरीन खिलाफ वर्जियों का नोटिस तक न लिया।